ऑल आर्ट फॉर्म्स आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बट वो सब एक टीम वर्क है जहाँ पे स्टेज पे बहुत से लोग हैं। स्टैंड अप पे वो एक अकेले आर्टिस्ट के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अकेले एक सोलो आप जाके कर रहे हैं और ऑल आईज आर ऑन यू। As CEO H&M, a crippling, exhausted, overworked housewife and mother. आपको वो जोक्स को पॉलिश करने में बहुत वक्त लगता है, स्टेज पे कॉन्फिडेंस लाने में, बेइज्जतियां करा के आप पहुंचते हो। कितनी बार होता है स्टेज पे ऑडियंस में बैठा है, क्या ही कर रही हैं आप मैडम, हमें तो हंसी नहीं आ रही। तो मुझे ये लगता था कि यार हमारी वॉइस कहाँ है, हमारे बारे में कोई बोल ही नहीं रहा कि मियाँ बीवी जोक्स में बीवी का पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ है। तो मुझे वही उसी वॉइस से शुरू करना था। हम लोग का होता था कि हम घर से बाहर निकल जाते थे 4-5 बजे, बाहर 7 बजे तक 8 बजे तक बाहर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, फिर हम वापस आते थे। आजकल बच्चे बाहर नहीं निकलते, कमरों में घुसे रहते हैं, तो कुछ बोल दो तो सुनते नहीं है। फिर आप बच्चे सेंसिटिव भी ज़्यादा हो गए हैं आजकल। फेमिनिज्म इज द सेम थिंग। जब शुरू हुआ ये आवाज़ उठानी थी, वो ज़रूरी थी, वो झटके भी ज़रूरी थे, नोटिस में आना ज़रूरी था। तो अब वी हैव कम टू अ स्टेज कि जब अलग अलग किस्म की आवाज़ें औरतें हर लेवल पर उठा रही हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अभी भी हम बहुत पीछे हैं। अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो चेंज नहीं आ रही, अभी भी बहुत सी लड़कियां हैं जो एजुकेट नहीं हो पा रही हैं। यू शुड डू इट बिकॉज इट्स योर होम, चाहे वो घर का बेटा है या घर की बेटी है। कंट्रीब्यूट टू द हाउस होल्ड, व्हाई नॉट। गुड़िया है, ये पागल हो गई है, तेरे बच्चे भूखे बैठे होंगे, तो रोटी नहीं बन रही होगी तेरे से, तू कॉमेडी करने चली है, तेरे पति ने तेरे घर से बाहर नहीं निकाल दिया। मैं गाली नहीं देती हूँ, तो मैं कॉमेडी करने के लिए मैं जबरदस्ती स्टेज पे 4 गालियाँ बोलूँगी तो वो फेक ही लगेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द शीरोज टीवी पॉडकास्ट। मैं आज की होस्ट ज्योति और हमारे साथ जुड़ी हैं एक खास मेहमान हरप्रिया बेंस, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। इनकी कॉमेडी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और इन्होंने लेट 40 में अपने करियर की शुरुआत करी है। लोगों को लगता है कि शादी के बाद कोई करियर नहीं होता है, लेकिन इन्होंने ये करके दिखाया। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। चलिए इनसे बात करते हैं इनके लाइफ के मज़ेदार किस्सों के बारे में। बिना कुछ देरी करे हुए स्वागत करती हूँ मैं आपका द शीरोज टीवी में। थैंक यू ज्योति फॉर हैविंग मी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। थैंक यू सो मच। मैम, आपने लेट 40 में एक स्टैंड अप कॉमेडी शुरू करी। एक मॉम से एक कॉमेडियन बनने का सफर आपका कैसा रहा? वो कौन सा ऐसा मोमेंट था जब आपने सोचा कि हाँ, अब मुझे स्टेज पे भी जाना चाहिए? मैंने एक्चुअली कॉमेडी शुरू तो करी आई थिंक व्हेन आई टर्न्ड अराउंड 40 एंड टू बी वेरी फ्रैंक तब तक मुझे स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे इस करियर के बारे में नहीं पता था, लेकिन स्टेज के बारे में मुझे पता इन द सेंस कि मुझे हमेशा स्टेज का बहुत शौक था, स्टेज पे चढ़ने का बहुत शौक था बचपन से। लाइक स्कूल में जैसे होता है, कॉलेज में जो भी अपॉर्चुनिटी, कॉलेज में स्कूल में कोई भी स्टेज पे प्ले हो रहा है, तो आई वाज वन ऑफ दोज चाइल्ड की जो होता है ना, मैम को बोलते हैं मैम प्लीज मुझे स्टेज पे खड़ा कर दीजिए, आप पेड़ बना दीजिए, टेबल कुछ भी बना दीजिए, लेकिन स्टेज पे खड़ा कर दीजिए। तो मुझे बहुत शौक था स्टेज पे चढ़ने का। मुझे वो स्टेज पर चढ़कर जो ऑडियंस दिखता था, वो जो व्यू होती है ना स्टेज से, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो पूरा नज़ारा। तो वो शौक, वो कीड़ा हमेशा से था। और आई एम मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर, सो फौज में भी फॉर फौजी वाइव्स हम लोग को बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जहाँ पे हमें बहुत सारा वॉलंटियर वर्क करना पड़ता है। स्टेज पे कई शोज को होस्ट करना पड़ता है, बहुत से फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं जहाँ पे हम फौजी वाइव्स एज वॉलंटियर्स वी होस्ट इवेंट्स और वी डू थिंग्स ऑन द स्टेज। सो वो सब मैंने करा, तो मुझे स्टेज फियर एज सच नहीं था। स्टेज पे चढ़ने का शौक था, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का शौक था, लेकिन आई थिंक व्हेन आई टर्न 40 अराउंड दैट टाइम, मतलब मुझे कुछ था कि मुझे कुछ तो करना है। मैं और एक आर्टिस्टिक क्रिएटिव दिमाग मेरा हमेशा था। आई हैव आल्सो बीन एन वाटर कलर आर्टिस्ट, तो मैंने पेंटिंग्स अपनी भी बनाई हैं, एग्जीबिशंस करी हैं, तो वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव। आई हैव आल्सो वर्कड इन द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, तो फॉर अबाउट 3-4 इयर्स मैंने वो भी काम करा है। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी 6-7 साल काम करा है। तो वो थोड़ा सा क्रिएटिव दिमाग था कि कुछ करना है, स्टेज फियर भी था, बट उन सब चीज़ों को कैसे जोड़ना है वो मुझे अभी भी नहीं पता था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं चाहती थी कि कुछ मैं स्टेज रिलेटेड थिएटर कर लूँ। मुझे ये चीज़ थोड़ा आने लगी थी कि मैं कुछ थिएटर कर लूँ। मुझे एक रेडियो जॉकी बनना मेरा एक काइंड ऑफ अ ड्रीम जॉब था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो आई ट्राइड ऑल्सो। मुझे लगा कि ये जो कनेक्शन होता है रेडियो जॉकी का ऑडियंस के साथ, बातें करने का भी बहुत शौक था। तो मुझे था कि चलो, सब बचपन से यही बोलते थे बहुत बोलती है, तो मुझे लगता था बोलने वाला जो एक काम है वो एक रेडियो जॉकी का है।
तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था, वही मुझे एक इवेंट लगता था कि शायद दैट्स अ गुड जॉब अपॉर्चुनिटी, एंड आई गेव एन ऑडिशन ऑल्सो। मैंने 2-3 ऑडिशंस दिए, सब में रिजेक्ट हो गई थी, कहीं भी सिलेक्ट नहीं हुई थी। तो वो नहीं हो पाया। लेकिन आई थिंक अराउंड दैट टाइम, अराउंड 2015-16 ना, ये स्टैंड अप कॉमेडी सडनली इंडिया में बहुत पॉपुलर होने लग गई थी, वीडियोस वगैरह आने लग गए, यूट्यूब वीडियोस देखे हम लोगों ने, कई कॉमेडियंस के एकदम से वीडियोस बहुत वायरल हुए। तब वो वीडियोस जब देखने शुरू करे, यूट्यूब का जब एकदम से जमाना आया, इंस्टाग्राम आया, तो तब देखने शुरू करे ना, तब लगा कि यार ये क्या चीज है। तो मैंने थोड़ा सा और उसके बारे में देखा, एक्सप्लोर करा, तो और अच्छा लगा। फिर कैसे चेंज हुआ, when I decided to give it a shot was when I actually saw live shows. मैंने एक अमित टंडन का पहली बार लाइव शो देखा। उस लाइव शो में तो कुछ तो बदला मेरे को। उस दिन मुझे याद है, उस रात को मैं आके सोच रही थी कि ये एक है कुछ इंटरेस्टिंग, शायद मैं ये कर सकती हूँ। तो थोड़ा सा कीड़ा दिमाग में आने लग गया। फिर मुझे लगा कि पता नहीं औरतें करती हैं, women का, ऑल ऑफ दैट। आई रिसर्च्ड अ लिटिल बिट, एंड आफ्टर अ कपल ऑफ वीक्स और समथिंग, आई रिमेंबर राधिका वाज एक और बहुत अमेजिंग कॉमेडियन है। सो उनका एक शो था गोवा में, जब तो लाइव शो उनका मैं देखने गई, तो वो उनकी एनर्जी मुझे स्टेज पे इतनी मजेदार लगी। लाइक शी कंप्लीटली लाइक ओन्स द स्टेज, और बहुत बढ़िया उनका प्रेजेंस है स्टेज पे। तो उनका जब परफॉर्मेंस देखा मैंने, तो फिर मुझे लगा, तब मतलब वो उन दोनों का लाइव मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गया कि यार ये मैं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने सोचा आई एम गोइंग टू गिव दिस अ शॉट। तो फिर पढ़ा उसके बारे में कैसे करते हैं, बस फिर मैंने कहा चलो ट्राई करके देखें। मैंने अपने आप को 2 साल दिए। मैंने अपने हस्बैंड को पूछा, अपने बच्चे तो तब छोटे थे तो ज्यादा पूछा नहीं लेकिन हस्बैंड को मैंने पूछा, तो मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि मैं इतना सारा कुछ ना कुछ करती रहती थी, तो उन्हें शायद लगा कि यार ये इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स कि ठीक है कर ले नो, मेरे ऊपर जोक्स बना लेना। वो मजाक कर रहे थे। तो वो एनीवे, तो मैंने कहा, मैंने अपने आप को 2 साल दिए कि मैं 2 साल आई विल गिव इट अ शॉट, लेट मी ट्राई इट। अगर कोई बात आगे बढ़ी तो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो देखा जाएगा। जैसे अभी आपने बोला कि आपको ऑडियंस बहुत ज्यादा पसंद थी, हाँ तो अब जो ऑडियंस आती है वो आपके लिए आती है, जी आपको सुनने आती है, तो जी। उस टाइम आपकी फीलिंग क्या होती है? अरे बहुत ही कमाल की फीलिंग होती है, इतना अच्छा लगता है। एंड एंड यू फील सो ग्रेटफुल एज एन आर्टिस्ट। कभी कभी तो स्टेज पे आप चढ़ते हो, आपको यकीन नहीं होता मुझे कि माय गॉड, ये लोग टिकट खरीद के मुझे देखने आए हैं। एंड स्टैंड अप इज इट्स अ सोलो आर्ट फॉर्म। आप एक म्यूजिकल बैंड है, या फिर आप थिएटर है, एवरीथिंग, आई मीन ऑल आर्ट फॉर्म्स आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बट वो सब एक टीम वर्क है, जहाँ पे स्टेज पे बहुत से लोग हैं। स्टैंड अप पे वो एक अकेले आर्टिस्ट के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अकेले एक सोलो आप जाके कर रहे हैं, और all eyes are on you, and all eyes are on you, all ears are on you, everybody is listening to you। सब आप जो बोल रहे हो, तो आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, सब इंस्टेंट वैलिडेशन वहां आपको ऑडियंस के चेहरे पे नजर आती है। बट यस, ऑडियंस जब आप ओपन माइक करते हो, तो 4-5 कॉमिक्स होते हैं, सॉरी, ऑडियंस में कभी 4 लोग होते हैं, कभी 5 लोग होते हैं। वो धीरे धीरे आप, वही आपकी जर्नी है, आप धीरे धीरे बिल्डअप होके आप इस लेवल तक आते हो। अब किसी शो में अगर 80-90 टिकट्स बिक जाए, 30-40 भी बिक जाए, किसी शो में 20-25 टिकट्स बिकती है, लगता है कि वाह यार, आज इतने लोग मेरे को देखने आ रहे हैं। तो बहुत ही खुशी बहुत ज्यादा होती है। आई मीन आई स्टिल लाइक एवरी टाइम आई गेट ऑन स्टेज, थोड़ा दिल धुक धुक होता है, बट आई एम वेरी हैप्पी। मैम, जब आपने कॉमेडी स्टार्ट की तो आपके घर वालों का, आपके फ्रेंड्स का या आसपास के लोगों का कैसा रिएक्शन था? मतलब सबने आपको सपोर्ट किया या डिमोटिवेट किया? नहीं नहीं, सपोर्ट ही करा। लकीली आई वुड से दैट आई कम फ्रॉम अ फैमिली एंड फ्रेंड्स, मेरे सभी जो काफी सभी सपोर्टिव रहे हैं हमेशा। और देखो, जो आपको शुरू से जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि ये क्रिएटिव तो थी हमेशा, या इसके अंदर कुछ करने का कीड़ा तो था, वो सबको पता था। पर या स्टैंड अप के बारे में किसी ने सुना नहीं था, स्पेशली एल्डर्स ने, मतलब पेरेंट्स वगैरह की जनरेशन में स्टैंड अप के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। तो अच्छा ये क्या होता है, स्टेज पे होता है, अच्छा क्या होता है ये वो क्यूरियस ज्यादा थे। तो उनको ये नहीं पता था। बट ऑफ कोर्स फिर उन्होंने जब स्टैंड अप वीडियोस दूसरों के देखने शुरू करे, फिर वो भी होता है कि हर किस्म की स्टैंड अप है, तो कहते हैं ये तो गालियां वाले भी निकाल रही है। मैंने कहा मैं कोशिश कर रही हूँ, अभी तक तो गालियां नहीं निकाल रही हूँ। सो बट एवरीबडी इन जनरल हैज बीन वेरी सपोर्टिव। दे वर लाइक हाँ तुम करो जो करना है, अपना करो, फिगर आउट कि क्या करना चाहते हो। So everybody, even my friends, luckily, are always very supportive. I mean, also not just supportive, your
my close friends and family have also been my biggest cheerleaders. वो कई मेरे दोस्त हैं जो मेरे ओपन माइक डेज में भी उनको मैं खींच खींच चलो चलो मुझे ऑडियंस लेके जाना है एक जना, वो क्योंकि जब आप ओपन माइक्स करते हो ना तो वो ब्रिंगर होता है एक कॉन्सेप्ट ना, कि अगर आपको स्पॉट चाहिए तो आपको एक ऑडियंस में लेके आना है साथ में है ना, और उसके पैसे भी लेके आने हैं तो उसको लेके आना है। तो वो मैं खींच खूंच के किसी ना किसी जान पहचान वालों को, यार आज तुम चलो नहीं तो मेरे को स्पॉट नहीं मिलेगा। तो everybody has been supportive. Yeah, I think I'm very lucky that way because yeah, there are people I know. Sometimes I meet young women in comedy now in lineups, you know, who are doing it. So and they say that you know हमने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया अभी कि हमने कॉमेडी कर रहे हैं, या you know whatever. It's a little different art form. अभी थोड़ा acceptance धीरे धीरे आ रही है। Yeah. आपके कुछ स्पेशल शो हैं जी जिसमें कैरी ऑन मम्मी है, जी कॉल मी ब्रो Yeah. या द मम्मी रिज्यूम, तो हाँ। ये शो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद जी। किए हैं। इसमें से कोई एक ऐसा शो जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब हो? हाँ, दिल के करीब तो मेरा पहला वीडियो ही है, कैरी ऑन मम्मी। वो पहला वीडियो ऑफ कोर्स दैट विल ऑलवेज बी वेरी स्पेशल फॉर लॉट ऑफ रीजंस। पहली बात है कि वो मेरी पहले वो फ्यू जोक्स थे जिन पे मैंने बहुत काम करा था। इनफैक्ट जो पहला जोक था, यू नो दैट माय नेम इज हरप्रिया बेंस एंड आई एम सीईओ H&M, अ क्रिबिंग एग्जॉस्टेड ओवरवर्क्ड हाउसवाइफ एंड मदर। वो पहली वो काफी उस पे काम लोगों को लगता है जैसे ओवरनाइट सक्सेस हो गया। ओवरनाइट कुछ नहीं होता है। उस वीडियो पे मैंने, क्योंकि पहला वीडियो था, आप नर्वस बहुत होते हो, आपको वो जोक्स को यू नो पॉलिश करने में बहुत वक्त लगता है, स्टेज पे कॉन्फिडेंस लाने में बेइज्जतियां करा करा के आप पहुंचते सारे हो। लोगों को। कितनी बार होता है स्टेज पे ऑडियंस ऐसे बैठा है कि क्या ही कर रही हैं आप मैडम, हमें तो हंसी नहीं आ रही तो वो आप बेइज्जती करा करा के एक लेवल पर आप पहुंचते हैं। तो बड़ी हिम्मत करके वो 4-5 साल ओपन माइक्स में करके फिर आई थिंक आफ्टर 4 or 5 years फाइनली मैंने वो वीडियो, पहला बीच में कोविड के भी 2 साल थे जब हम स्टेज हो ही नहीं रहा था कुछ, तो वो सारा मिला मिलू के आई थिंक ऑलमोस्ट 4-5 साल बाद फाइनली मैंने 23 में वो वीडियो रिकॉर्ड करके फिर May 23 को वीडियो यूट्यूब पे मैंने रिलीज करा था। और वो मेरे को उम्मीद नहीं थी जितना वो वायरल हुआ था, मतलब बहुत ही वायरल हुआ था। सो इट विल ऑलवेज बी स्पेशल बिकॉज दैट फर्स्ट जोक ऑफ यू नो बीइंग अ हाउसवाइफ, वो मुझे यकीन नहीं था कि वो इतना ज्यादा रेजोनेट करा यू नो विद women. People loved it and they messaged me so much and everything. So and that video changed my life. It changed my life because that is when I suddenly you know gained a little bit of recognition. People appreciated my work, people noticed my work, and then you know वो professional काम आना शुरू हो गया. So I moved from the open mic stage, I moved up the ladder and had the ability then to do my own shows. So that video will always be very very special to me. आपके कॉमेडी लिखने का प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? मतलब जो दिनचर्या की जो छोटी छोटी बातें हैं, तो आपको लगता है कि हाँ इस पे मैं जोक कर सकती हूँ, स्टेज पे बोल सकती हूँ? हाँ, सो सी कॉमेडी का पॉइंट ऑफ व्यू आपको अपना खुद आपको फिगर आउट करना है कि आपकी वॉइस क्या है, आप किस चीज के बारे में बोलना चाहते हो। कॉमेडी is of various kinds, you know, people are talking, there's observational comedy and then there's where people act out things, you know, about a story, the storytelling kind of a comedy, कि आप कोई कहानी बता रहे हैं, पूरे आपके शो में कहानी एक लय में चलती आ रही है, so storytelling kind of an art form होता है। then there's dark comedy जहाँ पे आप एक डार्क जोक्स ही ज्यादा करते हैं। so अलग अलग सबका वॉइस है कौन, और अलग अलग ही सबका ऑडियंस है। सो इट ऑल स्टार्ट्स विद फर्स्टली व्हाट इज योर वॉइस, आप किस चीज के बारे में बात करना चाहते हो। तो और मेरी कॉमेडी इज मोर ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी एंड आई वांटेड टू ब्रिंग आउट, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड आउट एट लीस्ट, दैट इज द व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग आउट वाज द वॉइस ऑफ द आम इंडियन हाउसवाइफ ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि बहुत सी कॉमेडी हमें देखने को मिलती थी जो हाउस होल्ड्स के बारे में है, मियाँ बीवी के जोक्स हैं, बच्चों के बारे में जोक्स हैं, लेकिन वो फादर्स, हस्बैंड्स, मर्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कहानियां थी बिकॉज मेन कॉमेडियंस आर मोर, यू नो, देयर आर वुमेन कॉमेडियंस लेकिन कम थी हमारे, अभी भी कम है। और मैरिड वुमेन कॉमेडियंस बच्चों वाली वो तो बहुत ही कम है। आई थिंक आई वाज प्रॉब्ली द फर्स्ट वन to come out as a mother and a housewife, a 40-year-old woman doing comedy about husband and children. I think I was probably the first one. There are other comedians, I think Anu Menon करती हैं, लेकिन वो she's more of a stage theater person and actor more, तो उनकी comedy भी है लेकिन वो और भी दूसरी चीजों के बारे में बात करती है। तो I think that हिंदी comedy में पहली आवाज मेरी ही थी। तो मेरे को
यही लेके आना था। मेरे को जब भी मैं वो मेन कॉमेडियंस के जोक्स देखती थी ना, मुझे लगता था यार ये औरतों का नजरिया कहाँ है, यू नो व्हाट अबाउट आवर स्टोरीज। हमारे पास बहुत कहानियां हैं यार, हम मतलब हमें भी पता है कि हम कैसे सारे 10,000 काम रोज के झेल के, यू नो जगलिंग वर्क, अपना काम भी कर रही हैं औरतें, अभी घर भी संभाल रहे हैं, और पेट्रियार्की है, और कितना कुछ है यार, आपके ताने हैं, कुछ है, हस्बैंड की चिक चिक पिक पिक, कुछ ना कुछ चलता जा रहा है। तो मुझे ये लगता था कि यार हमारी वॉइस कहाँ है, हमारे बारे में कोई बोल ही नहीं रहा कि यू नो मियाँ बीवी जोक्स में बीवी का पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ है। तो मुझे वही उसी वॉइस से शुरू करना था, तो आई वाज वेरी क्लियर। तो उसमें मेरी कॉमेडी इज मोर ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी, इट कम्स फ्रॉम योर डेली एक्सपीरियंसेस। बीच में कोविड हुआ, तो वो कोविड वाले जोक्स मैंने थोड़े से आ रहे, जब कोविड में हस्बैंड आपका घर ही बैठा हुआ था तो वो बहुत ही नाक में दम सिचुएशन हो गई थी सो उसमें हम वीडियोस लोगों के आते थे ना कि हस्बैंड बर्तन मांज रहे हुए थे, आई वाज लाइक कितना फ्रॉड है, क्योंकि हमारे 2 साल के कोविड में मेरे हस्बैंड ने 2 दिन बर्तन मांजे होंगे, वो भी मेरे बच्चों को बोला कि जाओ लेकर आओ कैमरा, चलो वीडियो बनाओ कुछ नहीं, सो इट वाज ऑल फेक। सो मुझे ये था कि यू नो ऑल दैट फनी पॉइंट ऑफ व्यू, जब सब घर में बैठे हुए थे और कैसे आप झेल रहे हो सब कुछ। सो मेरी वॉइस हमेशा से ये रही है, आई वांटेड टू ब्रिंग आउट द अदर, यू नो द होल पेट्रियार्की एंड यू नो द होल double standard of the society and the women, what we face in day-to-day situations. So I observe all that, bringing up my children. बच्चों को आजकल Gen Z is like you know a different ball game altogether to raise them. So बच्चों की रोजमर्रा की जो हम झेलते हैं, you know it's very different. We are there digital stage में आजकल हम बच्चों को पाल रहे हैं, हम बहुत अलग तरीके से पले, तो हमने अलग पेरेंटिंग देखी है, तो अब हम कंफ्यूज पेरेंट हो चुके हैं, हमें समझ आ रहा है अपने माँ बाप की तरह अपने बच्चे पाले, या फिर बच्चों के आजकल की दुनिया में वी शुड मूव फॉरवर्ड एंड यू नो अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू। सो माय कॉमेडी इज ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग द लाइफ ऑफ अ एवरेज इंडियन होम मेकर एंड what are our challenges. मेरा अभी currently my voice is that, yeah. जैसे कि मैंने आपका एक वीडियो देखा जी। जिसमें आपने बोला कि टीम एज के बच्चे पालना जस्ट लाइक अ खतरों के खिलाड़ी। खिलाड़ी तो मैम आपने ऐसा क्यों? क्योंकि है जी, जो टीनेजर्स हैं, देखो मेरी 2 बेटियां हैं, और जैसे मैं बोलती होती हूँ कि बोथ करंटली आर टीनेजर्स। एक 20 साल की हो चुकी है, लेकिन शायद उसे अभी तक पता नहीं चला है क्योंकि ट्रेट्स उसके अभी भी टीनेज वाले चल रहे हैं। सो टीनेजर्स देखो एक अजीब सी एज होती है, यू नो बहुत से हार्मोनल चेंजेस होते हैं बच्चे की लाइफ में, और आजकल जो बच्चे हैं, बिकॉज इतना डिजिटल एरा हम देख रहे हैं, इतना तेजी से जिंदगी की रफ्तार ऐसे हो गई है कि बस रोज 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 कुछ नई टेक्नोलॉजी बदल रही है, कुछ नया आ रहा है, कुछ नया देखने को मिल रहा है, एंड चिल्ड्रन आर ग्लूड टू you know phones or you know iPads, मतलब their whole source of information is all internet, कुछ जरूरत से ज्यादा है ना। तो उसको देखकर एंड बाकी वो टीनेजर्स उस टाइम में बच्चों की थिंकिंग थॉट प्रोसेस, वो थोड़े रिबेलियस हो जाते हैं, वो बात नहीं सुनना चाहते। हम लोग का होता था कि हम घर से बाहर निकल जाते थे 4-5 बजे, बाहर 7 बजे तक 8 बजे तक बाहर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, फिर हम वापस आते थे। आजकल बच्चे बाहर नहीं निकलते, कमरों में घुसे रहते हैं, तो कुछ बोल दो तो सुनते नहीं है। फिर आप बच्चे सेंसिटिव भी ज्यादा हो गए हैं आजकल, फॉर द बेटर, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बहुत हो गई है, बट आई थिंक थोड़ी एक्सट्रीम में कभी कभी चली जाती है, क्योंकि आप कुछ भी बच्चों को बोलते हैं, वो बच्चे आपको यू डोंट नो यू नो व्हाट आई एम गोइंग थ्रू एंड दिस एंड दैट। ऑफ कोर्स वी मस्ट अंडरस्टैंड आवर चिल्ड्रंस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इट्स गुड दैट पेरेंट्स आजकल ज्यादा बातचीत कर रहे हैं बच्चों से, बट या आई थिंक द चैलेंजेस आर देयर, लॉट ऑफ चैलेंजेस आर देयर। तो बच्चों को वो एक टसल जो होती है, आई थिंक कभी कभी पावर स्ट्रगल बन जाता है बच्चों में और माँ में, और यू नो एंड यू नो that dealing the whole situation, और डर लगता है कि बच्चों को कुछ ज्यादा बोल दो तो कहीं वो बेचारे उनको कुछ वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ना हो जाए, या कुछ वो समझ रहे हैं हमारी बात की नहीं समझ रहे हैं। तो आई थिंक वो टसल के चक्कर में ना वो बच्चे, मुझे लगता है कि हम डरते हम वो जनरेशन है। हमारे माँ बाप क्या करते थे, हमें थप्पड़ थप्पड़ मार के चले जाते थे हम अपने बच्चों को थप्पड़ नहीं मार पा रहे आजकल। तो हम वो जनरेशन है जो अपने माँ बाप से भी डरते थे और अपने बच्चों से भी डर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि भैया खतरों के खिलाड़ी की तरह हो गया है जी। फेमिनिज्म को किस रूप में देखती हैं? फेमिनिज्म को मैं बहुत अच्छे रूप में देखती हूँ मैं ऑफ कोर्स आई थिंक वी ऑल सी, आई थिंक फेमिनिज्म इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग एट द मोमेंट, एंड आई थिंक आजकल के जमाने में
हर औरत एट सम लेवल फेमिनिस्ट है. मुझे लगता है इवन वो औरतें जो कह रही हैं कि हम फेमिनिस्ट नहीं है, वो भी फेमिनिस्ट ही हैं, इसीलिए बोल पा रही हैं. मुझे ये लगता है बिकॉज सी हम इस मकाम तक पहुंचे हैं क्योंकि हमसे पहले बहुत सी कुछ औरतें हैं जिन्होंने आवाज उठाने की हिम्मत करी. आवाज उठाने की हिम्मत करी बिकॉज इतनी सदियों से जो प्रथाएं चल रही हैं, बहुत सी इनइक्वालिटीज चल रही हैं सोसाइटी में अगेंस्ट वुमेन, बहुत से अत्याचार भी चल रहे हैं, बहुत सी चीजें चल रही, बहुत सी चीजें सुधर गई हैं, लेकिन बहुत सी चीजें अभी आनी बाकी हैं. लेकिन वो चीजें सुधरी कैसे? क्योंकि some section of women and even men who raise the voice for the women, and it all now people say कि भाई आप strong feminist हैं या feminism is going to another level, ऐसे है. देखो feminism जब शुरू हुआ, that extreme the bra burning kind of a feminist, जो extreme moves औरतों ने उठाए, लोगों ने कहा कि वो क्यों करा, ये करा, क्योंकि उस वक्त that was the need of the hour. वो होता है ना कि कभी कभी आवाज उठाने के लिए, नोटिस कराने के लिए एक झटके की जरूरत होती है ना. फ्रीडम स्ट्रगल भी हमारा कैसे शुरू हुआ? एक झटकों से शुरू हुआ. किसी एक ने, मंगल पांडे ने एक झटका दिया जोर से, तो सब जागे कि भैया कि हाँ हमें आजादी की. तब फिर अलग अलग मूवमेंट्स आए, पीसफुल मूवमेंट्स भी आए, वायलेंट मूवमेंट्स भी आए, लड़ाई झगड़े भी हुए, सब हुए, लेकिन मोर्चाएं, पीसफुल मोर्चे भी हुए, बहुत से हुए. गांधी जी ने अपना साइलेंट मूवमेंट करा, सब करा. तो हर किसी की आवाज उठकर फिर आप एक उस पर पहुंचते हैं, एक नतीजे पे, एक मुकाम पर, कुछ चेंज पर आप एक रेवोल्यूशन लेकर आते हैं. सो सिमिलरली आई फील फेमिनिज्म इज द सेम थिंग. जब शुरू हुआ ये आवाज उठानी, वो जरूरी थे, वो झटके भी जरूरी थे, नोटिस में आना जरूरी था. तो अब वी हैव कम टू अ स्टेज कि जब अलग अलग किस्म की आवाजें औरतें हर लेवल पर उठा रही हैं, जो बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अभी भी हम बहुत पीछे हैं. अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो चेंज नहीं आ रही. अभी भी बहुत सी लड़कियां हैं जो एजुकेट नहीं हो पा रही हैं. अभी भी बहुत सी महिलाएं हैं जो आफ्टर शादी दहेज प्रथा अभी भी है. फिर बहुत सी औरतें हैं जिनको, जो घरों में आवाज नहीं उठा सकती, डिसीजन मेकिंग में उनका कोई वैल्यू नहीं है. बहुत सी औरतें हैं जो अभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है. बहुत सी औरतें, मतलब कितना कुछ हो रहा है अभी भी. आई मीन even if you talk about acid attacks, I mean where are we living? If अगर आज भी एक औरत ना बोलती है और उस ना की रिस्पेक्ट नहीं है, तो अगर हम अपनी आवाज ही नहीं उठाएंगे, अगर हम फेमिनिज्म, अगर इतना भी फेमिनिज्म नहीं, ना का कोई मतलब, अभी भी इतने चिल्लाने के बाद भी लोग नहीं समझ रहे हैं व्हाट इज नो. सो फिर क्या होगा? सो आई थिंक it's very important. Not I mean, of course, equality is one thing. We all need that equality in the society. We need to have equal respect. All genders need to have equal respect. That is the most important thing about feminism, and we need to raise our voices where it's required. Yeah. आपका एक शो है कॉल मी ब्रो, जी. उसमें आपने मर्दों की परेशानियों को बहुत मजे तरीके से दिखाया है. वो आई थिंक उसमें है एवरी डे इज मेंस डे. हाँ. या तो आपको क्या लगता है कि फेमिनिज्म में मर्दों को शामिल करना भी जरूरी है? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं है? क्यों हम देखो, ये जब तक हम मर्दों को शामिल नहीं करेंगे कैसे होगा? क्योंकि हम औरतें जो हम आवाजें अपनी उठा रही हैं, जैसे व्हाट इज इक्वल सोसाइटी? ऑफ कोर्स वी वांट कि हम साथ साथ चले, मर्द और औरत हम साथ साथ चलते हैं तभी सोसाइटी आगे बढ़ती है. जहाँ पे अनबैलेंस होता है, कहीं एक जेंडर सप्रेस हो रहा है, एक जेंडर ऊपर जा रहा है, वो भी नहीं. मतलब आप साथ चलेंगे तभी सोसाइटी का भला होगा. आप एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, और एक दूसरे की इमोशंस को समझेंगे, एक दूसरे के बायोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल स्टेट ऑफ माइंड को आप समझेंगे, तभी आप आगे बढ़ के सोसाइटी में हम एक भला कर सकते हैं, और हम अपने बच्चों को अच्छी तरह रेज कर सकते हैं. हम अपने बेटों को भी रेज ऐसे करें कि बेटे समझें कि व्हाट इज कंसेंट, बेटे समझें कि इक्वालिटी का क्या मतलब है, बेटे समझें कि एक घर में हमारी माँ, बहन, कोई भी मेरी फ्रेंड है, कोई गर्लफ्रेंड आप बना रहे हैं, तो उसके क्या दायरे हैं. अंडरस्टैंड द बाउंड्रीज ऑफ अ वुमन एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट द वुमन. की वो आपकी माँ घर में काम कर रही है, तो ये सिर्फ माँ का काम नहीं है, आप भी हेल्प कर सकते हैं. आप भी, और हेल्प क्या मतलब, आई डोंट नो व्हाई इट्स कॉल्ड हेल्प. यू शुड डू इट बिकॉज इट्स योर होम. चाहे वो घर में घर का बेटा है या घर की बेटी है, कंट्रीब्यूट टू द हाउस होल्ड, व्हाई नॉट. सो यस, मर्दों को साथ लेके चलेंगे तभी. और मर्दों को जब तक ये नहीं समझ में आएगा कि औरत को कैसे रिस्पेक्ट करना है, तो हम फेमिनिज्म में हम कैसे अचीव करेंगे?
क्योंकि अभी हम उन्हीं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि है ना, कि भाई हमारा क्या पर्सपेक्टिव है, करेक्ट? सो होता है, तो इसलिए उस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें थी जहाँ पे आई वाज ट्राइंग टू जोकिंगली, मजाक में मैंने बोली हैं बातें, बट ऑफ कोर्स मर्दों को डाइजेस्ट नहीं होती हैं आसानी से। बहुत अच्छी बात बताई आपने। मेरा भी 3 साल का बेटा है, हाँ, तो मुझे लगता है कि आगे एक्सप्रेशन मिलेगी कि ऑफ कोर्स Yes. आपका बेटा है तो एज अ मदर आप बेटे को शुरू से जब गाइड करेंगी कि औरतों की, बेटा आपकी क्लास में गर्ल्स हैं, उनको कैसे रिस्पेक्ट करना है, व्हेन यू मेक फ्रेंड्स विद गर्ल्स, हाउ टू टॉक विद देम, हाउ टू डील विद देम, इफ यू थिंक दैट द डॉटर दैट योर फ्रेंड इज नॉट फीलिंग वेल, डोंट पुश हर, you don't know, है ना? Even we don't even talk about periods these days. It's such a shaming subject कि अच्छा, पहले जब हम छोटे होते थे कि अगर तुम पीरियड चल रहे होते थे तो अच्छा, भाई के सामने मत बोलो या उधर चले जाओ, मतलब कोई ऐसा कुछ क्या हवा हो गया है ना? हाँ, या सो लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी है ये चीजें। कई भी है कि फादर के हाँ। सामने मत बोलो. So these things should change. I mean, if my daughters, if they have their periods, they're not feeling well, I'm happy that in my household they are able to tell their father that I'm not going swimming or I'm not doing this because today I'm down. My periods are going on, and their father understands. It's not a shameful thing. कोई ऐसे हवा नहीं बनाना चाहिए. और यही चीजें जब तक हम अपने बेटों को नहीं से, बेटा तुम्हारी क्लास में भी गर्ल्स हैं, कुछ है, if you see a girl is not feeling well, help her out, if she needs help or anything, and respect. And सबसे बड़ी चीज consent, right? What we talk about, हम अपने बेटों को, मतलब वही है कि we are, a lot is going on about making women independent and educating the women and empowering them, which is very, very important. But sometimes I really think that where are the boys being trained for those empowered women? उन बेचारों को भी पीछे मत छोड़ो, उनको भी empower करो to understand how to deal with these empowered women. We have to bring their thinking also to that, to that level, that if you want a girlfriend who's outgoing, who's smart, who's educated and everything, please be ready for her needs also. If she's rising in her career, support her. If she's unwell, if she's going through some phase in her health or whatever, understand why she's going through that, right? And if she's saying I don't want this relationship to continue, I don't want this, I want that, please understand the whole think about consent and no, that is the most important thing. आप एक महिला कॉमेडियन है, जी. तो कभी कभी ट्रोलिंग का या कोई ऐसा भद्दा कमेंट्स आ जाता है तो उसका आप सामना कैसे करती हैं? ये आपको कभी हर्ट भी करते हैं? हर्ट करते थे शुरू में, क्योंकि जब मैंने कॉमेडी शुरू करी तो पता नहीं, मुझे ऐसे लगता था कि मुझे को ट्रोल नहीं करेगा, क्योंकि मैं ऐसे इंडियन मदर कॉमेडी, साड़ी पहन के कॉमेडी कर रही हूँ, तो मुझे लगता था मुझे क्यों, मैं को गाली नहीं दे रही, मैं क्लीन कॉमेडी क्लीन कॉमेडी कर रही हूँ, तो मुझे लगता था कि मुझे कौन ट्रोल करेगा. बट देन आई रियलाइज कि मुझे बहुत लोगों ने ट्रोल करा. लोगों को, आई थिंक all comedians are trolled, firstly, whether it's men or women. But I think women comedians definitely are trolled much more because we are women, simple. So one reason is that. But yes, I think trolling, जब आई शुरू में, सब कुछ बुलाया, बुढ़िया है, ये पागल हो गई है, तेरे बच्चे भूखे बैठे होंगे, तेरे रोटी नहीं बन रही होगी तेरे से, तू कॉमेडी करने चली है, तेरे पति ने तेरे को घर से बाहर नहीं निकाल दिया, ये डिवोर्स्ड औरत है, ये फ्रस्ट्रेटेड औरत है, ये औरत है, तो वो सब का है. मतलब then I realized that, and sorry to say, but most of the trolling did come from men. There were women also who trolled me. Yeah, there were women also who, वो patriarchy ऐसी चीज है ना कि औरतें भी धसी हुई हैं उसके अंदर, तो औरतें भी भाई आप अपने पति के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हैं, वो कमा के पैसे ला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. So, but of course, definitely the trolling was more from men, and then I realized that the Indian audience, or maybe world over, I don't know, but Indian audience is definitely still not ready for women comedians also. It's not completely ready, and definitely not ready for a housewife, homemaker, a mother of two doing comedy on stage and joking about her children or her husband or her family, so they're like कि आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं. So वो आता है वो troll. देखो कई comments, and जब ये मेंस डे वाला जो वीडियो की हम बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, that it didn't digest very well with the men. उसमें तो भाई साहब भयंकर किस्म का ट्रोल आ गया, पूरे रेप थ्रेड्स भी आ गए, ऐसी बीवी मेरी होती तो मैं उसको जला के राख कर देता, ऐसी औरतों के लिए सती प्रथा आज भी होनी चाहिए, वो सब आया मुझे. तो उस टाइम मैं थोड़ी सी हिल गई थी. आई गॉट अ लिटिल, I wasn't so scared, but I was a little put off. It did affect me for a few days. And
व्हाई आप इतना ऐसा क्या हो गया यार, मजाक कर रही हूँ यार, इतना भी क्या हो गया? ठीक है तुम्हें जोक्स अच्छे नहीं लगे, बुरे लगे, डोंट वॉच देम, आगे बढ़ो। व्हाई यू कमिंग बैक टू माय जोक्स अगेन एंड अगेन? एंड देन पीपल वुड गो कि आपने इसका कमेंट सेक्शन क्यों बंद कर दिया, डर गई क्या, अब उस पे जाके ट्रोल कर रहे हैं। सो आई गॉट अ लिटिल पुट ऑफ, बट देन आई रियलाइज कि मैं क्यों अपना खून खौल रही हूँ इनके ऊपर, मतलब नोबडी इज गोइंग टू चेंज। ओके, और ये कौन, ये बिना चेहरे वाले लोग होते हैं, इनका इनका आईडी जाके देख लो, नाम होगा XYZ, हाँ कुछ कोई 0 फॉलोअर, 0 पोस्ट, 0 कुछ, उनका पूरा काम ही बस ये है कि जाके ट्रोल करो, कुछ है ना, कुछ सेंसिबल कुछ नहीं है। I realized it's not worth wasting your time, and I started to look at the hundreds of people who appreciate my work. मेरे को वो देखना चाहिए कि कितने लोग मेरा काम appreciate कर रहे हैं, मेरे मेरे कंटेंट को एंजॉय कर रहे हैं, मेरे जोक्स को एंजॉय कर रहे हैं, मेरे शोज पे आ रहे हैं। आई सेड दिस इज अ स्मॉल नंबर, सो द ओनली थिंग यू कैन डू इज इग्नोर, देयर इज नथिंग एल्स। आप ब्लॉक, बहुत ज्यादा कोई भयंकर चीप कोई कमेंट्स डालता है उसको मैं कमेंट ब्लॉक कर देती हूँ उनको। बाकी मैंने कहा लेट मी मेक कंटेंट, कई मजेदार कमेंट्स मुझे लगते हैं कोई बुढ़िया आ गई, ये आ गई, वो हो गई, व्हाटएवर। सो मैंने फिर अपने ना कंटेंट में इंस्टाग्राम में मैंने शुरू करा ट्रोल पे ट्रोल। तो मैं एक कमेंट ले लेती हूँ, फिर मैं उसी बंदे का मजाक उड़ा के कुछ जोक्स मार के वो वापस डाल देती हूँ, सो दैट पीपल अप्रिशिएट कि चलो ठीक है, उसको वापस आप सुना दो। और क्या करना है, इग्नोर करना है। अब नाउ आई इग्नोर। अब नहीं मेरे को फर्क पड़ता, because these people are faceless people. There's no point of wasting your time and thinking and energy on them. उनकी भी क्या बात सुनना जिनके डीपी पे भी हाँ, उनका फोटो नहीं फोटो है। तक नहीं है, ना तुमने शक्ल दिखानी है, ना तुमने जिंदगी में, तुम उनको कह दो तुम आगे तुम माइक पकड़ के जोक बना के दिखाओ मुझे। हाँ, अब कुछ नहीं, नॉट वर्थ योर टाइम। या आप कई बार कहती हैं कि महिलाओं के इनविजिबल लोड को आप कम करना चाहती हैं, तो क्या जोक से महिलाएं इमोशनली स्ट्रांग हो सकती हैं? जोक्स से, कॉमेडी से हम दुनिया बदल तो नहीं सकते। मैं हमेशा कहती हूँ कि देखो, हम कॉमेडी के कंधों पर, एक कॉमेडियन के कंधों पर आप सोशल रिफॉर्म का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं डाल सकते, लेकिन एज अ कॉमेडियन, आप एज एन आर्टिस्ट, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम भी मानते हैं। ओके, एंड जो भी स्पेशली जो कॉमेडियंस हैं, हम सटल तरीके से हम सोसाइटी को मिरर ही दिखा रहे हैं। हमें हमें सोसाइटी की जो सेंट्रिसिटीज होती हैं, सोसाइटी की जो बड़ी स्टूपिड कई बातें होती हैं, एक बेतुकी सी रस्म होते हैं या बेतुकी सी चीजें होती हैं जो सोसाइटी में चली आ रही हैं, सालों से प्रथाएं चली आ रही हैं, क्यों चली आ रही हैं? सो आई थिंक एज अ कॉमेडियन इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम कॉमेडियंस अपनी बात को एक मजेदार तरीके से रख के सोसाइटी को आईना दिखा देते हैं कि भाई तुम देख लो, ये कर रहे हो तुम, दिस इज सो सिली, व्हाट आर यू डूइंग, अब वो सोसाइटी के ऊपर है। कभी लोग उसको एज अ मजाक ही हंस मजाक के चले जाते हैं, बट कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ कि अगर हमारे कहने से किसी के दिमाग में कुछ कीड़ा आ गया, कुछ चर्चा शुरू हो गई, कुछ किसी के वो कुछ थॉट प्रोसेस आ गया, तो मुझे लगता है ठीक है, कहीं 0.1% कुछ रिफॉर्म हो गया, सो व्हाई नॉट, राइट? सो आई वुड से दैट आर्टिस्ट के ऊपर आप हमेशा ये बोलना कि ये आपकी जिम्मेदारी, आप ये करिए, क्योंकि पिक्चरें अभी आते हैं, पिक्चर देखते हैं, एट द एंड ऑफ द डे वी आर हियर टू एंटरटेन, मेक पीपल हैव अ गुड टाइम, मेक पीपल लाफ, मेक पीपल थोड़ी अपनी स्ट्रेस भूलकर आप अपना हंस हुस के चले। अब एक महिलाएं की आप बात कर रहे हो कि महिलाएं बिजी रहती हैं सारा दिन, कुछ ना कुछ हो रहा है, अब थक हार के कोई महिला बैठ के 10 मिनट मेरा वीडियो देख रही है, उसको हंसी आ गई और रिलैक्स करके अपना करेगी, तो माय पर्पस इज सॉल्व, दैट आई एम फॉर फ्यू मिनट्स आई गेव हर सम जॉय, एंड ऑल्सो आई मेड हर फील दैट शी इज नॉट अलोन, आई एम गोइंग थ्रू द सेम, सो आई एम मेकिंग जोक्स अबाउट इट, like I'm also a housewife, homemaker, मुझे भी लग रहा है कि यार ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मैं उसके बारे में मैंने जोक बनाया, उसको सुनाया, वो उसको हंसी आ गई, यार ये भी ऐसी सोच रही है, तो आई थिंक सब औरतों के साथ ऐसे ही होता है। सो इट्स जस्ट अ लाइट मोमेंट दैट यू शेयर, एंड इट्स गुड टू शो द सोसाइटी। एक मजेदार तरीके से आप एक मिरर दिखा देते हो, फिर सोसाइटी के ऊपर है कि चेंज होना है कि नहीं होना है, बट समटाइम्स इट डज मेक अ डिफरेंस, लोग इंस्पायर हो जाते हैं। कुछ मुझे कई बार कुछ डीएम में आ जाएगा, जैसे क्योंकि मैंने 40s में शुरू करी है, कहीं डीएम में मुझे लोगों ने भेजा कि मैम आपने इस एज में ये आके ये कॉमेडी शुरू करी, तो अब मेरी मदर इंस्पायर होके उन्होंने बड़े साल बाद हारमोनियम निकाला और अब वो म्यूजिक दोबारा शुरू कर रही है। सो देन यू फील कि यार चलो, यू मेड सम डिफरेंस समवेयर। सो हाँ, कुछ ना कुछ फर्क पड़ जाता है। आप उन महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो आपकी कॉमेडी में खुद को देखती हैं?
मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि यू आर नॉट अलोन। आप अकेली नहीं हैं। आई नो कभी कभी ऐसे दिन आते हैं जब आपको लगता है कि मैं बहुत जिम्मेदारियों के नीचे, मैं शायद मुझे कोई सुन नहीं रहा, शायद मुझे कोई देख नहीं रहा, एंड यू फील अनसीन समटाइम्स एंड यू फील दैट मैं दब रही हूँ इनके नीचे, या सो आई जस्ट वांट टू टेल देम दैट यू आर नॉट अलोन। फाइंड टाइम फॉर योरसेल्फ। अपने लिए आप क्या चाहती हैं लाइफ से, अपनी खुशी के लिए आप जो करना चाहती हैं उस एक चीज को ढूंढिए और अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल कर वो चीज जरूर करिए, चाहे वो किताब पढ़ना हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे कुछ हो। गिव टाइम एंड इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ एंड मेक हैप्पीनेस योर फर्स्ट चॉइस। आप खुद को ये चूज करिए कि मुझे दिन में जितना भी काम हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने लिए वक्त निकाल कर अपनी खुशी के लिए कुछ मैं करूंगी। तो यही मैं उनको कहना चाहूंगी, एंड आई वांट टू टेल देम यू आर नॉट अलोन, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। जैसे अभी बहुत सारे कॉमेडियन हैं जो कुछ ना कुछ बोल्ड तरीके से बोलते हैं या गाली गलौज करते हैं, तो मतलब आपके कंटेंट में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो आपने ऐसे कंटेंट चूज किए हैं जो महिलाओं को ट्रेंड करते हैं। मैंने गाली ना देना या फिर और कोई कंटेंट ना कहना एक मतलब चॉइस भी थी, और वो मेरा तरीका भी नहीं है। इट्स इट्स अ चॉइस दैट यू मेक ऑफ द काइंड ऑफ ऑडियंस यू वांट। मतलब हर कॉमेडी का एक ऑडियंस है। ओके, अब मैं जबरदस्ती गाली नहीं दे सकती क्योंकि मैं अपनी रियल लाइफ में गाली नहीं देती हूँ। तो अब मैं कॉमेडी करने के लिए मैं जबरदस्ती स्टेज पे 4 गालियां बोलूंगी तो वो फेक ही लगेगा। ओके, सो इसलिए आई डिडंट वांट टू डू दैट। मतलब मुझे ख्याल भी नहीं आया कि मैं उसमें गाली डालूं कि नहीं डालूं। एंड और कोई बोल्ड जोक्स हैं या कुछ है, मुझे अभी आई डोंट नो, आई नॉट से नो, क्या पता कभी मैं डार्क जोक्स करने लग जाऊं एज एन आर्टिस्ट, हु नोज, सो अभी करंटली मैं उस साइड पे नहीं सोच रही हूँ। अभी मेरी वॉइस यही है, आई वांट टू टॉक अबाउट द होम थिंग्स एंड बच्चों के अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में। आई वांट टू टॉक अबाउट ऑल दैट। सो उसमें डार्क जोक्स का अभी कोई स्कोप नहीं है। तो मैं खुश हूँ, मेरा ऑडियंस खुश है उस उस कॉमेडी को देखकर, उन्हें अच्छा लगता है। और मेरा ऑडियंस अब फ्रैंकली अब एक फैमिली ऑडियंस बिल्ड हो गया है। सो पीपल कम, 3 जनरेशन आती है मेरी कॉमेडी में। कभी कभी दादा दादी भी आते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन भी आते हैं, और मेरे उम्र के लोग भी आते हैं। सो इट्स लाइक इट्स वेरी नाइस, आई फील वेरी हैप्पी कि देयर आर 3 जनरेशंस ऑफ पीपल हु आर कमिंग टू माय शोज। सो एंड लोग एक उम्मीद से भी आते हैं कि एक फैमिली के साथ हम देख सकते हैं हरप्रिया का शो, इसलिए हम सारी फैमिली को लेकर आ रहे हैं। तो नाउ आई डोंट वांट टू डिसीव देम कि अब आप आगे चलो, अब मैं 4 गालियां निकालती हूँ, अब दादाजी बेचारे एम्बैरेस हो गए, सब बच्चे एम्बैरेस हो गए कि अरे ये क्या हो गया, और फिर वापस जा रहे हैं। सब मैं उनको शॉक वैल्यू नहीं देना चाहती, और ना मुझे है भी नहीं, अभी मेरे कंटेंट में ऐसा कुछ है भी नहीं। सो इसलिए आई एम वेरी हैप्पी टू बिल्ड अप माय ऑडियंस, एंड इफ दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ फैमिली कंटेंट, आई एम वेरी हैप्पी टू गिव इट टू देम। आई स्टिल हैव plenty of clean family content that I want to talk about. So it's a choice and I'm happy with it. Yeah. आपको अपना पहला जोक याद है क्या? आपने कौन सा मारा था? पहला जोक मेरा यही था, my name is Harpriya Bains and I'm CEO H&M, a cribbing, exhausted, overworked housewife and mother. Actually मैंने पहली लाइन ये लिखी थी जब मैंने कॉमेडी इवन लिखना शुरू करा, बिफोर आई इवन गॉट ऑन स्टेज। क्योंकि मैं जब लोगों की कॉमेडी देखती थी ना, तो मुझे लगता था कि सब लोग ना अपने इंट्रोडक्शन की कोई लाइन बोलते हैं। सारे कॉमेडियंस में देखते हैं माय नेम इज सो एंड सो एंड आई एम दिस एंड, मतलब कुछ फनी सा वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो मुझे लगा कि यार मैं अपना इंट्रोडक्शन कैसे दूंगी। तो ये मैंने एक्चुअली पहली लाइन लिखी थी, और इस लाइन को मैंने इतनी बार अपने शो से निकाला भी है, डाला भी है। कभी वो काम करती थी, कभी लोग हंसते थे, कभी नहीं हंसते थे। तो मुझे कभी लगता था ये बेकार है, मैं कुछ चेंज कर देती हूँ, कभी लगता ठीक है चल रही है। फाइनली जब मैंने वीडियो बना रही थी, मैंने कहा इसको डालूं कि ना डालूं, मैं चल ठीक है डाल देती हूँ। मैंने डाला, रिकॉर्डिंग भी होगी। रिकॉर्डिंग के बाद भी मैं सोचती थी इस लाइन को एडिट करके निकाल देती हूँ कि इतनी भी ग्रेट नहीं है। फिर मैंने कहा नहीं यार, लेट मी पुट इट लाइक एन इंट्रोडक्शन, so people will know who I am. चले ना चले, but it's my identity. Let me put it. और वो डाला तो भाई साहब वही ऐसे भयंकर वायरल हुआ कि मेरी जिंदगी बदल गई। सो वही था मेरा पहला जोक। आप रियल लाइफ में ज्यादा फनी है या स्टेज पे? आपकी जैसे बेटियां हैं तो वो आपकी बातों को सीरियस लेती हैं, या अरे यार मम्मा तो कुछ भी कहती है, ऐसा वाला कि जोक में ले लेती हैं आपको? ऐसे है कि मेरी बेटी आज मेरे साथ में आई है, तो मैं झूठ नहीं बोल सकती।
हाँ, ये इसलिए तो- झूठ भी नहीं बोल सकती, इसलिए मैं सच ही बोल देती हूँ कि हम लड़के आए हैं। हाँ। सो ये घर घर की कहानी है। सो आई थिंक स्टेज आई एम डूइंग एन एक्ट, सो आई एम देयर यू नो विद ऑल माय एनर्जी एंड विद ऑल माय पॉजिटिविटी। मैं सारी पॉजिटिविटी को बचा कर स्टेज पे चढ़ती हूँ कि यहाँ पर मेरे को सबको खुश करके जाना है, सबको हंसा के जाना है। सो आई एम एट माय बेस्ट ऑन माय स्टेज, यू नो। एंड घर पे कभी मैं फनी होती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चे एग्री करेंगे कि मैं हर वक्त फनी होती हूँ। वहाँ पे मैं फुल ऑन मदर मोड में होती हूँ, डांट भी पड़ेगी सबको, सब लड़ाई झगड़े भी होंगे, सब कुछ होगा। तो घर में आई एम अ नॉर्मल इंडियन देसी मदर। कई आपकी वीडियो देखी है, उसमें आप एक कुत्ते की भी बात करती हैं कि हाँ। सबसे ज्यादा वो आपकी सुनता है। हाँ, मेरे हाँ, पास है, हमारा एक हाँ। डॉगी है। उसने भी अब मेरा सुनना काफी कम कर दिया वैसे। जैसे जैसे वो ओल्डर होता जा रहा है, क्या? अब वो भी अब अपने खतरों के खिलाड़ी फेज से निकल रहा है, तो वो भी अब मेरी बात कम ही सुनता है, लेकिन वो फिर भी सुन लेता है थोड़ा बहुत। थैंक यू मैम, आपने अपने कीमती समय को निकाल करके हमारे लिए समय निकाला, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। और आपने इतनी अच्छी अच्छी महिलाओं के लिए को या मॉम्स को इतनी अच्छी अच्छी टिप्स दी हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम। Thank you so much, Jyoti. It's an honor to be here as a part of the Sheroes group, and I'm very, very happy. Thank you so much, and wishing you all the best. थैंक यू Thank मैम। you. Thank you.